बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस न्यूज़ के सभी नाजरीन को। हम न्यू पाकिस्तान की पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रियाब इरफान और मेरे साथ हैं मैं हूं अनबार खावर। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और हम आपके साथ मौजूद होंगे पूरा रमज़ान चांद रात तक। हम आपके साथ मौजूद होंगे और रोज़ जो इफ्तार का सिलसिला है वो भी आप बराह रास्त मनाज़र भी देखेंगे और इन मुलाकातों और बातों का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा काम जो ज़रियाब कल हुआ है वो ये हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में जो रमज़ान का आगाज़ हुआ है, रोज़ हिलाल कमेटी की तरफ से जब ये ऐलान सामने आया तो उसके बाद देख रहे हैं कि कल मुल्क भर में एक साथ ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है। तो वो जो इत्तफाक है, वो जो बरकत है, उसकी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और अच्छा हुआ कि कल बहुत अरसे बाद ये मेरा ख्याल है कि ऐसा मौका आया है कि पहली बार सभी लोग इकट्ठे सहरी रख रहे हैं, इकट्ठे इफ्तार करेंगे, इकट्ठे ही ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। और कल से हमने देखा कि माह मुबारक की पहली तरावी का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ और जैसे आप लोगों ने खुद कहा पूरे पाकिस्तान में तमाम मसाजिद में एक ही रोज़ एक ही शब तरावी का एहतमाम किया गया। अच्छा, जहाँ पर हम अनवार ये देख रहे हैं कि माह मुबारक को हम वेलकम करते हैं इस खूबसूरत अंदाज में, तरावी से आगाज़ होता है और हमें ये दर्स भी देता है दीन इस्लाम कि हमने अपने रमज़ान को बाबरकत और लोगों के लिए पुरअमन कैसे बनाना है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि इस माह रमज़ान के आगाज़ होते ही महंगाई का तूफ़ान आ जाता है और जहाँ पर हम लोग खैरात कर रहे होते हैं, ज़कात बढ़ा देते हैं, सदका बहुत ज़्यादा करते हैं, वहीं पर दुकानदार माल को बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श दामों पर फरोख्त करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। और इस बार भी कुछ ऐसे ही हमें असरात दिखाई दे रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो फाल होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, सिंध हुकूमत की बात करें, चारों सूबों की जब हम बात कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो आम आदमी है खजूर से उसने रोज़ा इफ्तार करना है, लेकिन फिर जो खजूर की हम प्राइसेस देखते हैं कि उसमें उस तक तो आम आदमी की पहुंच भी नहीं होती है। फ्रूट की जब हम बात करते हैं कि आम आदमी के दस्तरखान पर भी तमाम फल मौजूद होने चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं होता। फिर जब हम बिजली के बिलों को देखते हैं, गैस के बिलों को देखते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा हो। पूरी दुनिया में जब भी रमज़ान आता है और हम अगर गैर मुस्लिम ममालिक की बात भी करें तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी डिस्काउंट्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। तो उल्टा हिसाब चल रहा है, उल्टा हिसाब चल रहा है। और बिल्कुल हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत ने भी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सूबाई सतह पर भी इकदाम बहुत सारे उठाए हैं और जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसका हुजूम भी बढ़ा दिया गया, वो भी 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल नहीं होंगी तब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा और जो गरीब आवाम है उससे राशन की हद तक तो हम देखने के रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मामलात को बेहतर करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल ऐसी है। पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए काम कर रही हैं और हर बरस वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने के लिए इकदाम भी किए जाते हैं। उसमें जो इंतजामी मामलात हैं वो अगर बेहतर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों को रिलीफ भी ज़रूर मिलेगा। अच्छा, पहला जो हमारा सेगमेंट होता है वो आपको पता है फिर ज़रा पॉलिटिकल होता है, उस पर भी बात करनी है। हुकूमत तश्कील पा चुकी है, 19 रुकनी वफाकी काबीना भी हल्फ उठा चुकी है और अब हुकूमत के काम के दिन आ चुके हैं। तो इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे शो में, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरिए आपको ये बताना है कि हमारा जो किचन है क्या खाना वहाँ पर क्या बन रहा है, कौन कौन सी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो तमाम रेसिपीज़ किस घी में बन रही हैं, उससे पहले जब आपने हाथ धोने हैं तो आपने डेटॉल का इस्तेमाल भी करना है। सिब्रोसो का किचन भी मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों से भी मतलब हम आपको आगाह करेंगे। और अभी मैं जरा कहूँगा कि वो किचन की तरफ जाएं, अनम से ये पूछें कि आज अनम क्या बना रही हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं पैगाम रमज़ान के किचन की तरफ और वहाँ पर अनम हमें ज्वाइन कर रही है। अनम शेख हमारे साथ मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर क्या पकने जा रहा है आज अनम? आज पकने से पहले देखें, जैसे आपको पता है कि किचन में जब इंसान आता है तो सबसे पहले हाथ धोने जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। और आपको पता है कि डिटॉल जो स्किन केयर है उसके साथ जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आपके हाथों को एक तो वो मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है और उसके साथ जो है आपके हाथों से एक महक बड़ी ज़बरदस्त आती है। और जब आप किचन में काम करने लगते हैं ना तो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हाथों में लहसुन की खुशबू रह जाती है, प्याज की खुशबू रह जाती है,
है, और वैसे भी रोज़ों में तो खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि ज़रा हम सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अगर आप अपने हाथों को महकता हुआ रखना चाहते हैं तो डिटोल सोप को यकीनी बनाइए, और साथ ही साथ अगर आप अपने स्किन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, चाह रहे हैं कि हाथों की स्किन आपकी ख़राब ना हो, तो भी इसका जो टेक्सचर है, जो इसका मॉइस्ट है, वो आपके हाथों को बड़ा हेल्दी रखता है। एनीवेज हाथों को बेसिकली मॉइस्ट करता है और उनको एक महकती हुई खुशबू भी प्रोवाइड देता है। और आपको सबसे जो बेस्ट चीज़ इसके अंदर जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि हम एक मीडिया वाले ज़रा लोग हैं, थोड़ा मेकअप वाला हमारा काम है, तो जो आपके पिंपल्स को जो है वो आपके फेस से दूर, उसके जर्म्स को आपसे बहुत दूर रखता है। ऐसा ही है। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि हम बनाएंगे आज कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। बेहतरीन। और उसके अंदर जी आज हम बना रहे हैं चिकन नूडल कबाब, और ये बिल्कुल ही लेस ऑयल के अंदर जो है ये कुक होंगे। आप चाहें तो, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, कि हम इसको या तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर नूडल कबाब का साथ तो हमारा अब से बना है, लेकिन कश्मीर बनास्पति का साथ हमारा 60 बरस का और बहुत पुराना है। और मुझे भी याद है कि बचपन से ही हम कश्मीर में देखते आए, हमारी घर की जो खवातीन हैं वो खाने पकाती रहती हैं, और उसके अलावा कश्मीर में एक बनास्पति घी में बने पराठे हैं, वो बड़े लजीज होते हैं, और लच्छादार पराठे होते हैं। तो मैं चाहूंगी किसी दिन वो भी आपने कश्मीर बनास्पति घी के बगैर तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। तो आज की रेसिपी जो है मैं आपके साथ एक क्विक रिव्यू उसका शेयर कर देती हूँ। हम इसमें यूज करेंगे चिकन का कीमा। अच्छा, मीट की चॉइस जो है आपकी यहाँ पे पर्सनल है, आप चाहें तो बीफ, मटन या सी फूड कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर, जो इसकी सीजनिंग ऐड करेंगे उसके अंदर हम चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, थोड़ी सोया सॉस और वाइट पेपर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी 1 अदद एग, और साथ में इसके अंदर जाएगा मैदा। सही। मैदे के बाद हम इसको करेंगे कोट। अच्छा, अब सिंपल है बिल्कुल, जैसे कीमे के कबाब की रेसिपी जब आप रेडी करते हैं तो चलें अनम, ये रेसिपी को हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ मुकम्मल तरीके से जरूर डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आप इसे बनाना शुरू करेंगे। और जहाँ पर ये रेसिपी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, ये साइड पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्रूसो की भी फ्रोजन आइटम्स मौजूद हैं, और सब्रूसो लवर्स तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा ईजिली खाना घर में तैयार हो जाता है। जब किसी मेहमान ने आना है तो आपके पास फ्रोजन आइटम है, सब्रूसो से बेहतरीन कोई ऑप्शन हो नहीं तो सकती। अभी गेस्ट की तरफ चलते हैं। चौधरी अब्दुल गफूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इलेक्शन से पहले भी जितने भी प्रोग्राम्स होते रहे, मुख्तलिफ तजियाकार भी यही कहते रहे, सहाफ़ी भी यही कहते रहे कि जब भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ख्वाह शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना हो या आसिफ अली जरदारी साहब का सदर बनना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त ही रही है हुकूमत बनाने में। जी बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो माजी में अगर आप चले जाएं तो हमेशा पीपल्स पार्टी का रोल बहुत अहम रहा है। वो एक अलहदा चीज़ है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई। वो एक अलहदा बात है कि पीपल्स पार्टी के लीडर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, और अगर उन्हें अपना रोल अदा करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन चुका, अनफॉर्चुनेटली। और अभी करंट जो सिचुएशन है, यस पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है, और जनाब आसिफ अली जरदारी ने हमेशा बड़ी कमाल की पॉलिटिक्स की है, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है। और आप उनको जिस एंगल से भी आप देखेंगे तो आपको वो मुनफरिद नज़र आएंगे। यानी इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट थे, आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस के बहुत से अख्तियारात उन्होंने लौटा दिए पार्लियामेंट को, और चाहे 58(2)(b था या कोई और 18th अमेंडमेंट देख लें और चीज़ें देख लें, तो बड़े मुनफरिद और उनका हमेशा वो आगे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो अनकम्प्लीट एजेंडा था, इनफैक्ट अब वक्त आ गया है कि उनको एट एनी कॉस्ट उस एजेंडे की तकमील के लिए काम किया जाए। अच्छा गफूर साहब, बड़ा एक आम तासुर रहा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो सदर का ओहदा है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता रहा है। साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब के वाले से भी बात की जाती रही कि वो मुल्क के सदर के बजाय एक पार्टी के सदर का किरदार अदा करते रहे, पार्टी की लाइन को टो करते रहे। अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सदर जरदारी साहब एक मुफाहमत और एक जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे? मुझे ऐसे लगता है, और आपने अभी करंट सिचुएशन में भी जो देखा, जो उनका रोल था वही बहुत अहम था। अगर वो अपना बहुत पॉजिटिव रोल अदा ना करते जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, तो शायद सिचुएशन इसके बरअक्स होती। तो उन्होंने बहुत अपना पॉजिटिव रोल अदा किया है,
اور سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس جو عہدے انہوں نے لیے ہیں یقیناً وہ ان کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے انصاف کیا ہے اور آئندہ بھی اس کے ساتھ وہ انصاف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لیکن جیسے پہلی ٹرم میں بھی ہم نے دیکھا تھا آئین کے حوالے سے بھی انہوں نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے، آپ نے 18 امینڈمنٹ کی بھی بات کی ہے، بہت سے ایسے ان کے پاس وہ رول تھے جو انہوں نے پارلیمنٹ کو سونپ دیے تھے۔ اس بار ایسا کیا خاص کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہو، کوئی پلاننگ اس حوالے سے ہوئی ہو؟ اچھا دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اگر میں ان کو پاسبان جمہوریت کہوں جناب آصف علی زرداری صاحب کو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اور ہر چیز کو وہ پازیٹیو اس سے اینگل سے دیکھتے ہیں اور پازیٹیولی اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ان کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہے، چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور اس پہ پھر کبھی ایک چیز پہ دیکھتے ہیں سب کو، جو مفاہمت کی سیاست کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ ہیں، اور یہی چیز پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ اور پاکستان کے مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ دراصل میرے آقا کریم کا فرمان بھی یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، اس میں فلیکسیبلٹی تھی، اور اس کے بعد دیکھ لیں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ دیکھیں۔ تو میں نے تو جو آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا ہے، ہم اصل میں مجھے یہ کہنے کی بھی آپ اجازت دیں، ہمیں نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے سم ٹائم وہ ہوتا نہیں ہے، اور ہمیں ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے بہت سی چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ میں ایک ایسی جماعت میں بہت لمبا ٹائم رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کی مخالفت میں جو جماعت بنی، اور ہمیں مختلف ڈیفرنٹ چیزیں نظر آتی تھیں اور ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں بتایا جاتا تھا، لیکن میں آپ کو بلیو ٹو می آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، اور میں چیز کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے وہ ہے، میں ایسے نہیں دیکھتا جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے پاس میرے فارم پہ تشریف لائے، یقین کر لیں جس طرح بریولی ایک لیڈر کو موو کرنا چاہیے، میں نے وہی لیڈر ان کے اندر دیکھا، اور ایک ایسا لیڈر جس کی پاکستان کو ضرورت تھی، ایک سٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک لیڈر میں نے پایا ان کے اچھا، یہ آپ نے بڑی پیاری بیچ میں بات کی کہ ایک سیاسی کارکن کو زیادہ دیر تک گمراہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم اس پر بھی مکمل گفتگو کریں گے کیونکہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی کے اس حصے میں آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی جوائننگ کے حوالے سے مزید باتوں کریں، کوئی اور بھی ہمیں جوائن کرنے جا رہا ہے۔ وسیع شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وسیع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں ذرا دائیں ہاتھ سے السلام علیکم حضور، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو ماہ رمضان بہت 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 مبارک، شکریہ۔ یہاں تشریف کوئی ادھر؟ سر جہاں آپ ایزی ہیں، جہاں کمفرٹیبل ہیں، ویلکم ٹو دا شو وسیع صاحب۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جیسے ابھی ہم بات پاکستان پیپلز پارٹی کی کر رہے تھے، آصف علی زرداری صاحب کی کر رہے تھے، اور ابھی لیکن جو لوگوں کو مشکلات ہیں، ابھی ہم چوائس صاحب سے بھی اسی بات پر ڈسکس کرنے لگے تھے کہ جو مہنگائی کا سامنا اس وقت لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، مفاہمت کی سیاست ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے، ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ جو ایک معیشت پہ بات ہے، وہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس پر بھی بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے بات ہوگی تمام جماعتوں کے درمیان، جس طرح سے وہ مفاہمت کرتے آئے ہیں پہلے بھی، تو اب اس پر بھی بات ہو، چارٹر آف اکانومی بھی ہو جائے، اب لگے ہاتھ؟ چوائس صاحب مکمل کر لیں پھر میں جی پلیز، میں وہی بات کر رہا تھا، اس کو لے کے میں آگے چلتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر میں نے ایک ایسا لیڈر دیکھا ہے جو سٹیٹس کو کے اگینسٹ ہے، جو ایٹ اینی کاسٹ آگے جانا چاہتا ہے، اور میں سچی بات ہے، میں ایز اے پاکستانی ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈونٹ نیڈ دا چیف منسٹر اور پرائم منسٹر، پاکستان نیڈ اے اسٹیٹس مین، ایک اسٹیٹس مین ریکوائرڈ ہے مجھے، اور مجھے وہ اسٹیٹس مین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر نظر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اگر ہم آصف علی زرداری صاحب کی بات کریں تو بلیو ٹو می، میری جو ان سے ایک لمبی سٹنگ اور ایک گفتگو ہوئی ہے، میں نے ان کے اندر ایک عاشق رسول کو دیکھا ہے کہ جب آقا کا ذکر ہوا، جب میرے پاکوں کا ذکر ہوا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کا جو عام لوگوں کے سامنے نہیں تھا اس سے پہلے، جی، اور اس پہ میں چونکہ میں لکھتا بھی ہوں نوائے وقت میں، اور اس پہ ایک ڈیٹیل آرٹیکل میں لکھنے بھی جا رہا ہوں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب
जो जमातें जिन्होंने हुकूमत बनाई है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा है इसमें, मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब इनको काम करना ही पड़ेगा। दे हैव नो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि काम जैसा करके ऐसा दिखाएं। जरूर हो। वैसे वक्त की कुछ कमी है तो हम चाह रहे हैं कि हम क्विकली मूव करें। तो आप अभी क्या देख रहे हैं, जिस तरह से ये गवर्नमेंट बनी है, PDM2 का नाम ही बार बार इसको दिया जा रहा है कि PDM2 के तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। पाकिस्तानी हैं तो बड़े समझदार ना जी। तो आपने 30 रमजान हमारे साथ ही होना है। हमने अब आपसे डेली ऐसी सारी बातें ऐसी बातें नहीं करनी, और दूसरा ये भी कि आपका भी आपने मुझसे अंदर की कोई बात नहीं पूछनी। पूछना है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपने जो बुनियादी बात है ना, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई आप पिन पॉइंट करके और आप मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऊपर बात करें, उस पर भी बात की जा सकती है, करनी चाहिए, करते रहे हैं, करते रहेंगे। मगर जो आपने बुनियादी सवाल किया ना, वो बड़ा अहम सवाल किया था। देखिए, मिसाक़ जमहूरियत जो है, अपना मिसाक़ मईशत की जो आप बात कर रहे थे, वो असल में, मैं आपके पास वक्त कम है, इन शॉर्ट ये कि जो कोई स्टेट है, घर से लाज़िम बात है उसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, मगर जो बुनियादी उसके जो कुछ एक घर के अंदर पेश आ रहा होता है, उससे मिलती जुलती कैफियत, उससे मिलते जुलते मसाइल, उससे मिलते जुलते इश्यूज़ जो हैं, तकरीबन उससे मिलते जुलते इश्यूज़ जो हैं, वही आपको स्टेट में भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, वो मैग्नीफाई होके और वही आपने डिसीजंस जो हैं उसी तरीके से लेने होते हैं। एक घर को जैसे मईशत की ज़रूरत है, एक घर को जैसे मोहब्बत की ज़रूरत है, एक घर को जैसे यगानत की ज़रूरत है, एक घर में अगर 5, 6, 7 बहन भाई हैं आपस में, उनके दरमियान एक इत्तफाक़ की ज़रूरत है। तो अगर आप इसी को बहुत ही यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें, तो एक घर जिसमें 5, 6, 7 बहन भाई हों और सातों जब बड़े हों और वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएं और 10 तो गरीबा हों हर वक्त, तो उससे क्या मसाइल पैदा होंगे। और आप ये सोचिए कि वो आवाज़ें जो हैं, वो अगर आवाज़ें जो हैं वो गली मोहल्ले में भी जाने लग जाएँ, और उन गली मोहल्लों में किसी का दोस्त जो है वो बराबर वाला पड़ोसी हो, किसी का दोस्त 2 घर छोड़ के पड़ोसी हो, तो क्या होगा। कोई उससे मदद मांगेगा, वो उससे मदद मांगेगा, कहेगा उन्होंने तो मैंने पूरी पाई सी, तो उन्होंने क्यों मदद मांगी है, उससे फसाद और बढ़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपने रेज किया है कि फिर वालिदैन ही होते हैं जो समझाते हैं, तो फिर जो अब वालिदैन के लिए देख रहे हैं कि फिर वो हुकूमतों को कौन समझाएगा, उसमें भी वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन का कैरेक्टर जो है ना, वही बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वालिदैन खुद ही अगर एक डिसिप्लिन जो है वो कायम नहीं करेंगे, अपने जो उसूल हैं उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, घर में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो मुख्तसर ये कि जहाँ जिस घर में भी लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ की मईशत जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर उसको ठीक करना। चलें, इस पर ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम-ए-रमज़ान।